हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 29 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के जो भी इकोनॉमी रिगार्डिंग करंट अफेयर्स थे उनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, वैसे तो इस वीक का ना वीडियो मैं सोच रहा था कि शायद ना बनाऊं। रीजन पता क्या था? क्योंकि देखो, पिछले 5 दिनों के अंदर हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी। जैसे हमने इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है ये डिस्कस किया, इसके पूरा जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो डिस्कस किया है। इसके अलावा बजट कैसे तैयार किया जाता है, बजट के अलग अलग टर्म्स, कैपिटल डेफिसिट मतलब कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, अलग अलग तरह से डेफिसिट्स क्या होते हैं, पूरा प्रोसेस कैसे होता है, पार्लियामेंट का क्या काम होता है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे आया, उसकी कुछ हमने हाइलाइट्स भी देखी। बजट आया, उसके कुछ टेकअवेज देखे। उसके साथ ही साथ इन सभी के ऊपर हमने एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर लिए। तो जितना हम कर सकते थे ना, हमने मैक्सिमम टू मैक्सिमम करने की कोशिश करी है पिछले एक हफ्ते के अंदर। अगर आप में से किसी ने भी इन पांचों वीडियो में से कुछ भी मिस किया है तो मेक श्योर कि आप उनको जाके देखो, क्योंकि ट्रस्ट मी, यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट आपकी होने वाली है। तो जब इतना डिस्कस किया ही था तो मैं सोच रहा था कि इस बार थोड़ा छोटा रखते हैं, क्योंकि देखो इतने सारे टॉपिक्स तो डिस्कस कर ही लिए, तो हार्डली 2-3 न्यूज ही हैं, उनको क्विकली एक बार रैप अप कर लेते हैं। एक हमारे यहाँ पे डिस्कशन हुई कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे, ठीक है ना, उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया इंडिया यूएई का जो सेपा है। अब हमें ना यहाँ पर न्यूज चलो इंपॉर्टेंट है, पर मेजर इंपॉर्टेंस हमें समझना है कि यार आखिर ये सेपा वगैरह होता क्या है। देखो, आप ये चीज रियलाइज करो कि एक जो कंट्री है ना, वो अपने आप में बहुत ज्यादा डेवलप होना उसको बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरी कंट्रीज के साथ कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। जैसे ट्रेड रिलेशंस हो गया, एक कंट्री से दूसरी कंट्री दूसरी चीजें जाएंगी, दूसरी से यहाँ आएंगी। तो एक तरह से ना कंट्रीज काफी अच्छा काम करती हैं जब वो एक दूसरे के साथ अच्छे से ट्रेड करती हैं। अब कुछ कंट्रीज के बीच में हो सकता है रिलेशन बहुत अच्छे हों, तो कुछ तरह की ना वो अपने यहाँ पे क्या करने की कोशिश करें, दूसरे कंट्री को ज्यादा एक्सेस देने की कोशिश कर सकती हैं कि ट्रेड थोड़ा आसानी से कैसे हो पाए। उसके अलग अलग तरीके हैं, उन तरीकों को समझना जरूरी है। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आता है हमारे पास क्या, पीटीए। सर ये क्या है? दिस इज प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। अब इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कंट्री ए है और एक कंट्री है बी। ये दो कंट्री आपस में मिलकर पता क्या डिसाइड कर रही हैं, ये एक लिस्ट बना रही हैं। उस लिस्ट में कुछ प्रोडक्ट्स के नाम होंगे और ये डिसाइड करा जाएगा कि जब ये जो प्रोडक्ट्स हैं एक दूसरे कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होंगे, तो इनके ऊपर जो अलग अलग तरह की ड्यूटीज लगती हैं या अलग अलग तरह के जो बैरियर्स लगते हैं, उनमें एक भारी कमी कर देंगे। आई बात समझ में? इससे क्या होगा, इन दो कंट्रीज के बीच में रिलेशंस इंप्रूव होंगे, ट्रेड रिलेशंस। हमने क्या किया, ड्यूटीज और बैरियर्स को काफी कम कर दिया एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए। इस तरह की लिस्ट को पता क्या बोलते हैं, इस तरह की लिस्ट को बोलते हैं पॉजिटिव लिस्ट। ठीक है, ये हो गया पहला लेवल। अब इसके बाद कंट्रीज को क्या लग सकता है कि नहीं यार, हमें तो थोड़ा और अच्छे से इंटीग्रेट होना है, इस कंट्री के साथ और रिलेशन बेहतर करने हैं, तो हम मूव करते हैं किसकी तरफ, एफटीए। अब सर एफटीए क्या है? एफटीए स्टैंड करता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। अब सर यहां पर क्या हो रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर? देखो, हो कुछ नहीं रहा, बस पीटीए के अंदर जो लेवल था वो थोड़ा कम लेवल ऑफ इंटीग्रेशन था, एफटीए के अंदर वो थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जो भी यहाँ पे ड्यूटीज बैरियर लग रही थी उनको हमने थोड़ा और कम कर दिया। इसके साथ ही ना पीटीए के अंदर मैंने आपको बताया था कि जनरली क्या होती है, एक पॉजिटिव लिस्ट होती है। एफटीए के अंदर जनरली एक तरह की हम नेगेटिव लिस्ट लेके चलते हैं। सर यहां पर क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, हमने एक तरह की लिस्ट रेडी करी, उसमें बोला कि अच्छा ये 10 प्रोडक्ट्स को छोड़कर ना जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी के रिगार्डिंग ड्यूटीज और बैरियर्स हम काफी ज्यादा कम कर रहे हैं। आई बात समझ में? पीटीए के जनरल की बात होती है पॉजिटिव लिस्ट की, नेगेटिव लिस्ट किसकी बात होती है, एफटीए के अंदर जनरली हम पॉजिटिव लिस्ट भी होती है, बट जनरली हम नेगेटिव लिस्ट की बात करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, इन 10 प्रोडक्ट्स को छोड़ के जितने भी प्रोडक्ट्स वहां पे होंगे, आपस में ट्रेड होंगे, उन सभी में क्या कर दिया हमने, बैरियर्स और ड्यूटीज को हमने काफी रिड्यूस कर दिया। ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। अब इसके बाद और क्या हो सकता है, कंट्रीज को फिर से लग सकता है कि थोड़ा और हम इंटीग्रेट करते हैं आपस में, तो मूव कर सकते हैं जहां पर हमें देखने को क्या मिलता है, सेसा हो गया या फिर सेपा हो गया। सर ये क्या है, सेसा सेपा ये क्या चीजें होती हैं? देखो, जब सीईसीए की मैं बात करता हूं, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट। अच्छा ठीक है। और सर सेपा क्या होता है? सेपा होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सर ये मीनिंग क्या है इनका, नाम तो आपने बता दिए। देखो, जब मैं बात करता हूं सेसा की, सीईसीए, तो यहां मीनिंग होता है कि अलग अलग तरह के जो टैरिफ है वो एलिमिनेट होंगे,
बट यहां पर हम फोकस करते हैं किनके ऊपर, गुड्स के ऊपर। वेरस जब मैं बात करता हूं सेपा की, यहां पर गुड्स के साथ साथ हमारी जो सर्विसेज होती हैं वो भी इंक्लूड हो जाती हैं, हमारी जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट होती हैं वो भी यहां पर इंक्लूड हो जाती है। कहने का पॉइंट क्या है, सेपा क्या है, थोड़ा सा एक वाइडर टर्म है, वेरस सेसा क्या है, सीईसीए, ये थोड़ा सा एक छोटा टर्म है एज कंपेयर टू सेपा। हो क्या रहा है, कंट्रीज आपस में इंटीग्रेट कर रही हैं, आपस में ट्रेडिंग रिलेशंस बेहतर कर रही हैं, जो गुड्स जो ड्यूटीज एंड बैरियर्स हैं उनको कम किया जा रहा है। सेसा के केस में क्या हो रहा है, गुड्स के लिए हो रहा है, वेरस जब मैं बात करता हूँ सेपा के अंदर तो सर्विसेज के लिए भी सेम चीज होती है, यहाँ पर ट्रेडिंग एंड सर्विसेज भी इंक्लूड हो जाती है, एंड साथ ही साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड हो जाती है। ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई सेसा सेपा के बारे में। फिर थोड़ा और एक लेवल ऊपर चलते हैं, दैट इज कस्टम यूनियन। अब सर इसका मीनिंग क्या होता है, देखो कस्टम यूनियन में आपको एक एग्जांपल से लेके चलता हूं। जैसे आप देख रहे हो अफ्रीका, अफ्रीका का जो सदर्न अफ्रीका है ना, यहाँ पर आपको 4 कंट्रीज देखने को मिलेंगी, 3-4 कंट्रीज, मतलब उन्होंने ना एक तरह से SACU बना रखा है। मैं समझाता हूं, आप जानते हो ना यहाँ पर क्या है, साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, ठीक है, एक यहाँ पर कंट्री आपको बोत्सवाना देखने को मिल जाएगी इसी के पास में, और नमीबिया मिल जाएगी इसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है। अब कस्टम यूनियन के अंदर क्या होता है ना, कि मान लो कोई प्रोडक्ट जाना है साउथ अफ्रीका से बोत्सवाना जाना है, या बोत्सवाना से नमीबिया जाना है, तो बिल्कुल किस रेट पे होगा, यहां पर 0 ड्यूटी लगेगी। मगर मतलब कि अगर कोई प्रोडक्ट साउथ अफ्रीका से बोत्सवाना जा रहा है, या बोत्सवाना से साउथ अफ्रीका, या फिर बोत्सवाना से नमीबिया जा रहा है, तो क्या लग रहा है, यहां पर आपस में क्या लग रहा है, 0 ड्यूटी। इसके साथ ही अगर मान लो कोई प्रोडक्ट इंडिया से यहां पर जाना है, मतलब चाहे इंडिया से साउथ अफ्रीका जाना है, इंडिया से नमीबिया जाना है, या इंडिया से बोत्सवाना जाना है, तो सेम टैरिफ लगेगा यहां पे। आई बात समझ में, तो इधर साउथ अफ्रीकन, इसको क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन। तो यहां पर क्या हुआ, अगर इन पर्टिकुलर जो 3 कंट्रीज की मैंने बात करी, अगर ये आपस में ट्रेड करेंगी तो कैसे करेंगी, 0 ड्यूटी के ऊपर। और अगर कोई भी इस पर्टिकुलर कस्टम यूनियन के बाहर की कंट्री है, जैसे इंडिया है, इंडिया इनके साथ ट्रेड कर रही है, तो सारी पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए कॉमन टैरिफ लगेगा। तो यहां पर देख रहे हो बहुत अच्छा खासा इंटीग्रेशन हो गया ना, इसी को क्या बोलते हैं हम, कस्टम यूनियन। ठीक है सर, ये लेवल भी समझ आ गया। फिर इसके ऊपर एक और लेवल है, दैट इज व्हाट, कॉमन मार्केट। अब सर कॉमन मार्केट के अंदर क्या होता है, देखो कॉमन मार्केट के अंदर ना कस्टम यूनियन वाली चीजें तो होती ही होती हैं, प्लस इसके साथ ही साथ आपका लेबर का मूवमेंट हो गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे हैं, या फिर कैपिटल का मूवमेंट हो गया, ये चीजें क्या हो जाती हैं, बहुत ही आसानी से हो जाती हैं। सर इसका एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो यूरोप के अंदर ना आपने शेंजन वीजा के बारे में सुना होगा। उसके अंदर क्या होता है, आपने अगर एक कंट्री का मिडल ले लिया ना वहां पे, मतलब इस वीजा के अंतर्गत क्या होता है, आप अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने लगते हो जाओ तो बहुत आराम से जा सकते हो, समझ रहे हो। आपने नोटिस किया होगा ना, कई लोग यूरोप का वीजा लेके जाते हैं, वहां पर वो बहुत सारी कंट्रीज इकट्ठे घूम लेते हैं। ऐसा कैसे होता है, क्योंकि उन्होंने शेंजन वीजा को एक्सेस कर लिया होता है। उसके बेसिस पे ऊपर क्या होता है, लेबर का मूवमेंट हो गया, बड़ी आराम से हो जाता है, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाओगे आपको पता भी नहीं लगेगा कि अच्छा आराम से मूव हो गए। तो ये सारी चीजों को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कॉमन मार्केट, जहां पर क्या होता है, कस्टम यूनियन के फीचर तो होते ही होते हैं, प्लस उसके साथ क्या आ गया, आपका लेबर मूवमेंट, आपका कैपिटल मूवमेंट काफी इजी हो गया। ये शेंजन वीजा के थ्रू होता है। ये पर्टिकुलर जोन को क्या बोल देते हैं हम, यूरो जोन बोल देते हैं। ओके सर, कॉमन मार्केट भी समझ आ गया। फिर आखिरी वाली चीज है क्या है सर, ये इकोनॉमिक मार्केट। इससे ऊपर की क्या इंटीग्रेशन होगी, देखो यहां पर इंटीग्रेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपकी फिस्कल पॉलिसी, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, यहां पर भी आपको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलते हैं। सर ये कैसे, देखो आपने जैसे सुना होगा ना यूरोपियन सेंट्रल बैंक, तो यूरोप के रिगार्डिंग जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, तो उनके लिए कॉमन पॉलिसी बनती है एक तरह की। फिस्कल पॉलिसी के अंदर भी आपस में बहुत सारा कोऑर्डिनेशन होता है। सेम यहाँ पे करेंसी देखने को मिलती है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, यूरो जैसे आपका हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने हैं, कम करने हैं, कैसे मैनेज करना है, ये सारी पॉलिसीज आपस में काफी सारी कंट्रीज मिलकर डिसाइड कर रही हैं। यहाँ पर तो कोऑर्डिनेशन अलग ही लेवल का है। ये क्या नाम हो गया, इकोनॉमिक मार्केट कह लो, इकोनॉमिक यूनियन हो गया। तो एक तरह से ना, इस तरह से ऊपर ऊपर जैसे हम बढ़ते रहेंगे इस पर्टिकुलर लैडर के अंदर, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि आपस में कंट्रीज का जो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ता जाएगा। आई होप सभी का मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो जो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करी। इस पर्टिकुलर टॉपिक की पीडीएफ ना, या फिर पूरी पीडीएफ है, मैं आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ओनली आईएएस का, आप वहां पर जाके डेफिनेटली इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे जाके इसकी पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एक आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं रिगार्डिंग अब प्रारंभ कोर्स। देखो प्रारंभ कोर्स हमारा दरअसल में क्या है, फाउंडेशन कोर्स है, जहां पर क्या होता है कि आपको चीजें बहुत ही एक स्ट्रक्चर मैनर के अंदर पढ़ाई जाती हैं। जैसे पहले फाउंडेशन कोर्स हो गया, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल के ऊपर आ जाएगा एडवांस फाउंडेशन कोर्स हो गया,
फिर उसके साथ ही साथ जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे तो फॉर एग्जांपल आपका फेज 3 के अंदर आपके रिवीजन मॉड्यूल्स होंगे प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, फिर मेंस के रिवीजन मॉड्यूल्स होंगे। तो इस तरह से अलग अलग फीचर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर अपने प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू की प्रॉपर तैयारी के अंदर। ठीक है, तो अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो video.onlyas.in पे जाके इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। एंड इन केस आपके कुछ डाउट्स हैं तो इन नंबर से भी हमें कांटेक्ट आप कर सकते हो। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर ना ये पर्टिकुलर चीज थोड़ा फ्लिपिंग हो गया, रिवर्स फ्लिपिंग हो गया, ये भी थोड़ा न्यूज में रही है तो इसको भी हमें समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर इसका सर मीनिंग क्या है। देखो, जब एक पहली बात तो सुनो, इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला है कि अलग अलग इंडियन स्टार्टअप्स ना वो रिवर्स फ्लिपिंग के ऊपर जा रहे हैं। तो रिवर्स फ्लिपिंग समझने से पहले हमें ना फ्लिपिंग समझना बड़ा जरूरी है। होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो ये कोई इंडियन कंपनी है। अब इंडियन कंपनी के कुछ रेजिडेंट शेयर होल्डर्स होंगे जो इंडिया के ही हैं और कुछ क्या होंगे, नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स होंगे। अब फ्लिपिंग के अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं फ्लिपिंग के अंदर, एक ना बीच में एक कंपनी आ जाती है। ये बीच में कंपनी क्या है सर, दरअसल में हुआ क्या, ये क्या है, एक तरह की ओवरसीज एंटिटी है। तो फ्लिपिंग के अंदर क्या हुआ, ये जो इंडियन कंपनी की जो ओनरशिप थी, ठीक है, वो ट्रांसफर कहां पर होगी, वो ट्रांसफर हो जाती है किसके ऊपर, ओवरसीज एंटिटी के ऊपर। समझ रहे हो, इसी का नाम फ्लिपिंग है कि जो भी कंपनी है वो दरअसल में है इंडियन कंपनी ही, ठीक है ना, पर हमने क्या किया, उसको क्या कर दिया, उसके जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर कर दी किसके ऊपर, एक ओवरसीज एंटिटी के ऊपर। अब यहां पर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया या फिर अलग अलग जो डेटा होता है वो सारा भी यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एक तरह से क्या हुआ, ये जो इंडियन कंपनी थी अब क्या बन गई है, अब एक फॉरेन एंटिटी की एक तरह से क्या बन गई है, सब्सिडरी बन गई है। समझ रहे हो, तो 100% सब्सिडरी किसकी बन गई है, फॉरेन एंटिटी की। इसका नाम होता है फ्लिपिंग। समझ गए। और जो बात हो रही है रिवर्स फ्लिपिंग की, ये क्या है, ये है जिन्होंने ऑलरेडी फ्लिप कर दिया है, मतलब जो इंडियन कंपनीज 100% सब्सिडरी बन गई है फॉरेन एंटिटी की, वो वापस से अगर अपना डोमिसाइल शिफ्ट कर लें बैक टू इंडिया, उनको बोल देंगे क्या, रिवर्स फ्लिपिंग। ये मीनिंग होता है फ्लिपिंग और रिवर्स फ्लिपिंग का। अब जनरली ये जो फ्लिपिंग की बात करते हैं ना, फ्लिपिंग की बात अक्सर ना जब स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं उनमें जनरली बात करी जाती है। ठीक है, कई बार हो सकता है फाउंडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हो कि नहीं हमारा जो प्रोडक्ट है वो मेजरली तो दूसरी कंट्रीज में बिक रहा है तो वहां पर हम करें, वहां की सब्सिडरी के थ्रू काम करें, या फिर कुछ टैक्सेशन पर्पसेस के लिए हो गया या कुछ कमर्शियल पर्पसेस के लिए, या फिर कई बार जो फाउंडर है उनकी कुछ पर्सनल प्रेफरेंसेस हो सकती हैं कि हम नहीं, हम तो इस कंट्री की जो थ्रू वर्क करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजों के रिगार्डिंग आप देख सकते हो फ्लिपिंग का मीनिंग। आपको इंपॉर्टेंट क्या था, फ्लिपिंग का मीनिंग जानना। वो क्या हो गया कि आपकी जो इंडियन कंपनी थी वो अब फॉरेन एंटिटी की 100% सब्सिडरी बन जाना इस फ्लिपिंग, और इसके अपोजिट वापस आ जाना इज नोन एज रिवर्स फ्लिपिंग। तो इकोनॉमिक सर्वे ने यही बात करी है कि हमें थोड़ा रिवर्स फ्लिपिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर कंपनीज है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो डेफिनेटली उनको अगर हमने अच्छे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे तो ये चीजें पॉसिबल भी हैं। अब अगला टॉपिक, देखो ये पर्टिकुलर टॉपिक ना थोड़ा अभी न्यूज इन ट्रांजिशन है। ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे, बहुत चर्चा चल रही है कि अडानी जी का, जो गौतम अडानी है, काफी सारा उनको लॉस हुआ है। रीजन क्या उसके पीछे का रहा है, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट। तो इसके रिगार्डिंग मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ, बट आई वांट कि थोड़ा सा इश्यू सेटल हो जाए, थोड़े से और अच्छे से आर्टिकल आ जाए, थोड़ा हमें और क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी इसके ऊपर कमेंट करना। तो एक बार हमें थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है इसके ऊपर, तब हम इसको काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई प्रॉमिस की जो भी इसमें रिगार्डिंग इकोनॉमी के टर्म्स होंगे ना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिए थे। आप मुझे से ज्यादातर लोगों ने इसका सही जवाब ही दिया है। पहला क्वेश्चन क्या था, कैपिटल एडुकेसी रेशियो के रिगार्डिंग। देखो, कैपिटल एडुकेसी रेशियो के अंदर होता क्या है ना, हमारे जो बेसल नॉर्म्स है, ठीक है, उनके थ्रू बात करी गई है कि जो बैंक्स हैं उनके पास कम से कम इतना कैपिटल तो खुद का होना चाहिए ताकि वो एसेट के रिगार्डिंग जो रिस्क है उनको कुछ परसेंटेज कवर कर पाए। ये नंबर क्या है, बेसल नॉर्म्स के हिसाब से 8%। मैं आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, पहले तो ये देखो बैंक के लिए एसेट क्या है, बैंक के लिए एसेट है उनका जो वो किसी को लोन दे रहे हैं, वही एसेट है उनका, बिल्कुल। अब हर लोन के साथ ना कुछ कुछ रिस्क एसोसिएटेड है। जैसे मान लो आपने एक लोन दिया है किसी आईएएस ऑफिसर को, तो इसका रिस्क काफी कम है कि वो लोन वापस ना करे। ठीक है, वो ज्यादातर चांसेस यही है ना कि वो लोन वापस कर देगा। वेयर एज हो सकता है कोई छोटा दुकानदार हो या फिर कोई कम पैसे कमाने वाला हो, वहां पर बैंकों को थोड़ा ज्यादा रिस्क लगेगा कि यार पता नहीं बंदा पैसे वापस करेगा या नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से जितना भी लोन दिया है उसको हर पर्टिकुलर टाइप ऑफ बोरोवर के हिसाब से रिस्क असाइन किया जाता है।
फिर उसके बेसिस पे एक नंबर निकाला जाता है। तो वो चेक किया जाता है कि क्या इस पर्टिकुलर बंदे के पास उतनी कैपिटल है या उस पर्टिकुलर बैंक के पास उतनी कैपिटल है कि वो रिस्क वेटेड हिसाब से वो उनको मैनेज कर पाए। तो जितना ज्यादा ये पर्टिकुलर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी बात है। बेसल नॉर्म्स कितने प्रिस्क्राइब करते हैं? ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि कम से कम 8% तो होनी चाहिए। हमारा आरबीआई थोड़ा और स्ट्रिक्ट है, वो बोल रहा है कि नहीं 9% तो कम से कम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होनी ही चाहिए। तो कहने का पॉइंट क्या है, सीएआर जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी बात है। अब आते हैं यहां पर क्वेश्चन के ऊपर। यहां का कह रहा है पहला स्टेटमेंट, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स। ओन फंड मतलब अपना खुद का कैपिटल, ताकि अगर जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो अपने ड्यूज नहीं रीपे कर पाते, जो बैंकों ने जिनको लोन दिया हुआ है वो रीपे नहीं कर पाते, तो एक तरह के लॉस को ऑफसेट करने के लिए उनको अकॉर्डिंगली मेंटेन करना जरूरी है। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? बिल्कुल यही स्टेटमेंट है कि उनका जो भी एसेट्स है उनके रिगार्डिंग रिस्क है उनको कवर करने के लिए क्या कैपिटल कितनी चाहिए उनको, उस वही सीएआर देखता है। मैंने बताया ना बेसल नॉर्म्स बोलता है 8%, आरबीआई ने बोल रखा है 9% से ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर पहला स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट 2 का कह रहा है सीएआर इज डिवाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक। क्या हर एक बैंक अपने हिसाब से खुद डिसाइड करेगा? तो वो तो 0% कर देंगे डिसाइड। द आंसर इज नो। ये डिसाइड इंडिया के केस में कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां क्या हो जाएगी? गलत। तो सर आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स हु वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ डायरेक्टली। देखो क्वेश्चन पे तो आ जाएंगे, पर मैं आपको मीनिंग समझाना चाहता हूं। देखो यहाँ पर ना ये एरोस थोड़े गड़बड़ है, इनको एरोस को इग्नोर करना, पर समझने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो कि फॉरेन इन्वेस्टर है, ठीक है, अब ये इंडियन स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा है। ओके, अब अगर ये इंडियन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत सारा बीच में पेपर वर्क आ जाता है, बहुत बीच में जो सेबी वगैरह है उनके साथ इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके सर, पर ये बंदा ये करना नहीं चाहता, ऐसे प्रोसेस को थ्रू नहीं जाना चाहता। तो बीच में दरअसल में क्या होंगे, कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होंगे, फॉरेन बैंक्स होंगे, कुछ ब्रोकरेजेस होंगी। तो ये बंदा क्या करेगा, ये पैसा इनको देगा, जो इन्वेस्ट करना चाहता था वो पैसा इसने इनको दिया। ऑन द अदर हैंड ये बदले में इनको क्या देंगे? पार्टिसिपेटरी नोट। उससे क्या हुआ, उससे इन्होंने जो पैसा हुआ ना वो टेक्निकली इनके थ्रू इस पर्सन ने इंडियन मार्केट के अंदर क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। आई बात समझ में? तो पॉइंट यही है, ये फॉरेन इन्वेस्टर डायरेक्टली चाहता था इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना इंडियन मार्केट के अंदर, इंडियन स्टॉक्स के अंदर, पर उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस था। तो इसने क्या किया, बीच में इनको चुन लिया, इनको दिया पैसा, इन्होंने इसको क्या दिया वापस में? पार्टिसिपेटरी नोट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली करते हुए क्या हो गया, इसने इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। इसका नाम क्या होता है? पार्टिसिपेटरी नोट। समझ आया? तो अब कुछ स्टेटमेंट पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ये करा ना, रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने टू ओवरसीज इन्वेस्टर, ये देखो इनको ही तो इशू किया था, who want to be part of Indian stock market without registering themselves directly. Answer is very simple. Answer is D, participatory note. अब हुआ क्या है ना कि सेबी थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग कंसर्न रहता है, क्योंकि देखो यहां पर इनको दे दिया, इन्होंने हो सकता है ये पैसा ये पार्टिसिपेटरी नोट किसी और को दे दिया, उन्होंने किसी और को दे दिया। तो होता क्या है ना, हमें ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पर एक्चुअल में इन पर्टिकुलर स्टॉक्स का मालिक कौन है। तो होता क्या है, कल को बहुत सारी इसके रिगार्डिंग हो सकती है वॉलेटिलिटी आ जाए, ठीक है, पता ही नहीं लग रहा कौन किसको बेच रहा है कौन खरीद रहा है। तो अकॉर्डिंगली मार्केट में बहुत सारी वॉलिटिलिटी आ सकती है। और कई बार ना ऐसा टैक्सेस के रिगार्डिंग भी कई बार क्वेश्चन उठता है इसके रिगार्डिंग। तो हमारे जो सेबी है ना उसने काफी रूल्स को यहाँ पे टाइट कर रखा है, ताकि ये जो वॉलिटिलिटी है या एनोनिमिटी है इसके साथ लिंक्ड, उसको हम कम कर पाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 2022 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। देखो पहले समझने की कोशिश करते हैं, हमारे पास दो तरह के सेक्टर्स होते हैं, एक होता है रियल सेक्टर और एक होता है फाइनेंशियल सेक्टर। बेसिकली कहने का पॉइंट ये है, जो सेक्टर फाइनेंशियल नहीं है वो क्या होगा? रियल सेक्टर। अब रियल सेक्टर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ सकती है हमारी, जैसे जिनसे क्या होता है, हमारा अलग अलग तरह का इकोनॉमिक आउटपुट आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो, फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, इससे क्या हो रहा है, हमारा जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो इंक्रीज होगा, हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी, डेफिनेटली अकॉर्डिंगली हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो सारी चीजें इंक्रीज होंगी। तो ये सारी चीजें क्या फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आएंगी? द आंसर इज नो, ये आएंगी इकोनॉमिक आउटपुट को इंक्रीज करने के रिगार्डिंग रियल सेक्टर, ठीक है, फाइनेंशियल के अंदर ये नहीं आएंगी। उसी तरह से टेक्सटाइल मिल कन्वर्ट कर रही है रॉ कॉटन को फैब्रिक्स के अंदर, ये भी कहाँ आएंगी? रियल सेक्टर के अंदर आएंगी।
वेयर स्टेटमेंट 3 और 4 ये आएंगी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। तो 3 और 4 यहाँ पे गलत है, 1 एंड 2 यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 ओनली। अब अगले वीक के लिए मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं। इन पर्टिकुलर तीनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। पहला है प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी, रिलेटेड किससे है? नॉन अवेलेबिलिटी, किस चीज की, बताना मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। दूसरा डीएमएफ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड फाउंडेशन, इनका क्या पर्पस होता है ये आप मुझे बताओगे। एंड लास्टली कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी के रिगार्डिंग भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का डिस्कशन। थोड़ा सा छोटा सा ही था क्योंकि हमने पिछले 5 दिनों के अंदर पूरा डिटेल में इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, इनके स्टैटिक पार्ट हो गया, वो बहुत अच्छे से समझे हैं। तो कोई भी मिस हुआ है मेक श्योर देखो, ट्रस्ट में वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैंने इनफैक्ट ना एमसीक्यूज भी बहुत सारे आपके साथ प्रैक्टिस करवाए हैं, मेंस के क्वेश्चन भी थोड़े से प्रैक्टिस करवाए हैं, ताकि आप ना अच्छे से रेडी हो पाओ अपने आने वाले प्रीलिम्स के लिए और मेंस के रिगार्डिंग भी। इंटरव्यू के क्वेश्चन भी हो सकता है कुछ इसमें से डेफिनेटली आ सकते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ आपको डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो मेक श्योर आप वहां से इस चीज को तैयार करो। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।